फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के ऐसे कंप्लीट नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि आप किसी भी राज्य की न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार एपीओ एवं जुडिशरी या यूपी, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान आदि किसी भी राज्य की न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आईपीसी से अधिकतर प्रश्नों को पूछा ही जाता है। तो आज के टॉपिक में कंप्लीट आईपीसी के ऐसे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जिससे आपके प्री एवं मेंस एग्जाम दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। कैसे प्री एवं मेंस एग्जाम दोनों एक साथ तैयार होंगे, इसका मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप लोगों को आईपीसी बहुत ही आसान लगने लगेगी। और आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि आप आईपीसी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, यूट्यूब पर ढूंढने से भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट पर इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं जो कि प्रस्तावना से संबंधित हैं, जिससे कि अपराध तथा समाज का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और समाज को अपराधियों से बचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। एक सभ्य समाज में अपराधियों के लिए दंड का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक शांति को भंग करने पर दंड की संरचना की गई। शांति तथा सुरक्षा से समाज को संरक्षित करने के लिए दंड राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है सन 1834 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मैकाले द्वारा आयोग का नेतृत्व किया गया था और भारतीय दंड संहिता प्रथम विधि आयोग द्वारा ही तैयार किया गया है। लॉर्ड मैकाले को भारतीय दंड संहिता का जनक, फादर ऑफ आईपीसी कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित हुई। तो 6 अक्टूबर 1860 जो है इनेक्टमेंट डेट कही जाती है और भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को पूर्ण रूप से परिवर्तन में आई है। तो जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1862 है। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं दी गई हैं, जिनको 23 अध्याय यानी कि 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आईपीसी के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहला ये कि ये मानव प्राणी, और दूसरा जो है आपराधिक आशय यानी उसका दुराशय क्या है, और तीसरा है आपराधिक कृत्य, कार्य या लोभ, और चौथा जो है ऐसे कार्य या लोभ से किसी मानव को क्षति हुई है। और जो क्षति है जिसको अपहानि कहते हैं, इसके भी जो 4 प्रकार हैं, जैसे कि अपहानि में 4 शब्द हैं, आपा, हा और नी। तो 4 प्रकार की अपहानि भी है, शरीर की, मन की, ख्याति की, संपत्ति की। और अपराध के चरण क्या क्या हैं, तो अपराध में 4 शब्द हैं, तो 4 इसके चरण भी हैं, जैसे कि पहला है दुराशय, और दूसरा है तैयारी, और जो तीसरा है प्रयत्न, कृत्य क्या है, और चौथा जो है परिणाम, निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिया गया है कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, ये नोट्स जो है 60 में आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और इसी को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, संक्षेप में वर्णन करें, तो आप जो अपराध के आवश्यक तत्व हैं उनको हेडिंग में डाल करके और मानव प्राणी के बारे में लिख दें, आपराधिक आशय क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें, आपराधिक कृत्य क्या है, और क्षति जो है उसके बारे में बता दें कि 4 प्रकार की होती है, मन की, ख्याति की है, संपत्ति की, शरीर की। तो इस तरीके से लिख दें। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपराध करने में कौन कौन से विभिन्न चरण होते हैं, आप उनमें से परस्पर कैसे प्रतिभेद करेंगे, अथवा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किन चरणों को दंडनीय घोषित किया गया है। तो जैसे कि जो अपराध के चरण जो बताए गए हैं, तो जैसे तैयारी जो है आईपीसी की जो धारा 399 है, डकैती की तैयारी करना दंडनीय है। तो जो तैयारी को दंडनीय बनाया गया है और कुछ मामलों में ही विशेष जो परिस्थितियां उनमें तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, वैसे तैयारी दंडनीय नहीं है। तो आप इसमें भेद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व और क्षति अपहानि के और जो चरण हैं, इनसे आप मेंस का भी क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। तो आपका जो प्री और मेंस तैयार करने का जो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप जब भी बेयर एक्ट्स पढ़ें, तो पहला मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों ने अभी तक ये नोटबुक नहीं लिया है तो वीडियो को देखने से पहले
आप नोटबुक लेके बैठें और हो सके तो आप आईपीसी का वेरिएट लेके बैठें कि हो सकता है बाय द वे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसमें अपना सुधार करते चलें। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप कोई भी बियर एक्ट पढ़ें, जब भी किसी सेक्शंस को पढ़ें तो उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको आप अपने नोटबुक में लिखते रहें, और फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं प्री के क्वेश्चंस को आप देखते रहें और मेंस के क्वेश्चंस को देखते रहें। तो किस तरीके से लिखना है तो पहले आप शॉर्ट में लिख लें और अपने याददाश्त के तौर पर इस तरीके से लिखें ताकि आप उनको मेंस में भी कन्वर्ट कर सकें और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आसानी हो पढ़ने में। तो आज के नोट्स ऐसे ही हैं, तो बस आप लोग अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 1 है जो कि प्रस्तावना धारा 1 से 5 तक में दी गई है। तो धारा जो 1 है संहिता का विस्तार बताती है कि जो संहिता का विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, परंतु जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को विलोपित कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है भारतीय दंड संहिता 1860 जो है संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में प्रभावी है। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से पहले रणवीर संहिता प्रवर्तन में थी, परंतु 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता पूर्ण रूप से प्रभावी है। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका 2 है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, और जो धारा 3 है भारत से परे किंतु उसके भीतर विचारणीय अपराधों का दंड के बारे में बताती है। धारा 4 है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर किया गया अपराध, भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर किया गया अपराध, किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए किया गया अपराध। तो जो इसके धारा 4 हैं इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये हैं। कभी कभी धारा 4 पे भी मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फ्रेंड्स हम आपको उन्हीं क्वेश्चंस को बताएंगे जो अधिकतर प्रश्न जो हैं मेंस में और प्री में पूछे जाते हैं, तो उनको हम आपको बताते चलेंगे और कैसे उनको तैयार करना है ये भी बताते चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके सेक्शंस पढ़ते चलेंगे। तो आप देखते रहें, और जो मेंस हैं तो उनको आप नोट करते रहें। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को बताता रहूँगा तो उनको आप नोट भी कर लीजिए। तो धारा जो 5 है कुछ विधियों पर अधिनियम का प्रभाव ना होना, जैसे कि सैन्य न्यायालय द्वारा दंड देने पर कोई रोक नहीं होगी। अध्याय 2 है साधारण स्पष्टीकरण जो कि धारा 6 से 52 तक में विस्तारित है। धारा 6 जो है संहिता में की गई परिभाषाओं को अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, जैसे कि प्रत्येक परिभाषा प्रावधान उदाहरण अध्याय 4 के अधीन समझे जाएंगे, साधारण अपवाद के अंतर्गत आएंगे। धारा 7 है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। पद के भाव के संबंध में शब्द और पद दोनों आते हैं। धारा 8 है लिंग जेंडर को बताती है, ही सी और मेल फीमेल दोनों। धारा 9 है वचन नंबर के बारे में बताती है कि जब तक प्रतीत ना हो एक वचन में बहुवचन और बहुवचन में एक वचन होंगे। धारा 10 जो है पुरुष स्त्री, पुरुष व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति जो है कि किसी भी आयु का नर हो वो पुरुष है, और किसी भी आयु की स्त्री वो स्त्री शब्द के अंतर्गत आती है। धारा 11 व्यक्ति को पर्सन के बारे में परिभाषा देती है कि कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो कंपनी या संगम या व्यक्ति या निकाय या निगमित हो या ना हो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। तो जो धारा 11 है आईपीसी की, व्यक्ति इस शब्द में पर्सन में कंपनी या संगम भी आते हैं और निकाय को भी सम्मिलित किया गया है, चाहे वो निगमित हो या ना हो उनको भी व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सरकार का सेवक यानी कोई अधिकारी या लोक सेवक। धारा 17 बताती है सरकार को, सरकार से क्या है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का गोत्तक है। धारा 18 भारत के बारे में बताती है, तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है जम्मू कश्मीर राज्य सहित है 31 अक्टूबर 2019 से। इससे पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय जो भी परिसीमा थी वो भारत का राज्य क्षेत्र थी, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 19 न्यायाधीश को बताती है और 20 न्यायालय की परिभाषा देती है। धारा 21 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देख लें कि लोक सेवक कौन होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। तो लोक सेवक विधि के अनुक्रम में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, इसमें तीनों सेनाएं जैसे कि न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी एवं कोई भी अन्य अधिकारी जिसका कर्तव्य लोक कर्तव्यों का निर्वहन करना है, लोक सेवक कहलाता है। तो भारत की सेना, नौसेना एवं वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक कहा जाएगा। हर न्यायाधीश, न्यायालय का हर ऑफिसर, ऐसा कोई भी व्यक्ति
जो कि किन्हीं न्याय निर्णायक व्यक्तियों के लिए सदस्य के रूप में निर्वहन के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, और हर मध्यस्थ या सक्षम लोक प्राधिकारी व्यक्ति को परिरोध में रखने में सक्षम जेलर, सब इंस्पेक्टर आदि, न्याय व्यवस्था या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त डीएम, एसडीएम, एडीएम आदि लोक सेवक हैं। अपराधों को नियंत्रित करने वाले, इत्तला देने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लोक सेवक के अंतर्गत हैं। सरकार की ओर से संपत्ति ग्रहण करने वाले लोक सेवक कहे जाएंगे। चुनाव निर्वाचन अधिकारी लोक सेवक हैं। लोक सेवक की सहायता के लिए सदस्य, कर निर्धारक, पंचायत के सदस्य, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी या निगम का कर्मचारी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार से कार्य के लिए कमीशन प्राप्त करता है। साधारणतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार से सैलरी, वेतन, कमीशन या कोई भी फीस लेता है या प्राप्त करता है, तो ये कहा जाएगा कि वे लोक सेवक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 22, जंगम संपत्ति। चल संपत्ति के बारे में परिभाषा दी गई कि जंगम संपत्ति क्या है। मूल संपत्ति जो दिखाई दे, भूवत या भूमि से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु। धारा 23 सदोष लाभ, सदोष हानि के बारे में बताती कि अवैध रूप से प्राप्त लाभ, सदोष हानि, विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की हानि। धारा 24 बेईमानी से किसी को सदोष लाभ या अन्य व्यक्ति को हानि बेईमानी से कही जाएगी। धारा 25 कपट पूर्वक को परिभाषित करती है, कपट के आशय से कार्य करना। धारा 26 विश्वास करने का कारण, पर्याप्त हेतु रखने वाले व्यक्ति। धारा 27 पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति, तो ऐसी संपत्ति मालिक की संपत्ति मानी जाएगी। धारा 28 कूटकरण को बताती है। महत्वपूर्ण इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक वस्तु को दूसरे के समान बनाना, जिसमें धोखा हो सके, ऐसे कार्य में धोखा करने का आशय हो और कार्य द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना हो। धारा 29 दस्तावेज की परिभाषा देती है। तो जो धारा 29 है, इसमें जो मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस्तावेज को परिभाषित कीजिए या संक्षिप्त में लिखिए। तो सबसे सिंपल जो है कि देखिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, अक्षरों और अंकों या चिन्हों के माध्यम से या साधन द्वारा अधिक या साधनों से अभिव्यक्त या वर्णित किया गया विषय, ऐसी सामग्री साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए तो दस्तावेज होती है। तो आपको ये प्री के पॉइंट ऑफ से ये जो एलिमेंट्स हैं ये दिए जाएंगे, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखिए कि दस्तावेज की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 29 में दी गई है। धारा 29 के अनुसार दस्तावेज का अर्थ है कि किसी पदार्थ पर अक्षरों से, अंकों से, चिन्हों से के साधन द्वारा या अधिक साधनों से अभिव्यक्त या वर्णित किया गया विषय, ऐसी सामग्री साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए, वे दस्तावेज कहलाती है। तो ये आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है 29 ये है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आंकड़ा रिकॉर्ड द्वारा प्राप्त की गई छायाप्रति, फोन अथवा कंप्यूटर द्वारा उत्पादित की गई कोई भी स्लिप, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई ध्वनि या वीडियो क्लिप। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति को बताती है, जिससे कि कोई भी अधिकार सृजित हो, कोई डिग्री अवधारणा के आधार पर पारित की जा सके, जैसे कि तलाक, विक्रय विलेख, किराया पत्र, बीमा पॉलिसी आदि इसके अंतर्गत आते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। धारा जो 32 है कार्यों के निर्देश के बारे में बताती है। धारा 33 कार्य और लोप दोनों के बारे में बताती है। तो कार्य में लोप भी सम्मिलित है। एक्ट जो कार्य है सीरीज ऑफ दी एक्ट, और ओमिशन सीरीज ऑफ दी ओमिशन, यानी कि कार्य का लगातार होना प्रतीत हो। नेक्स्ट धारा है 34, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सामान्य आशय के अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इससे जो आपके मेंस में क्वेश्चन जो बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 34 है, इसके अंतर्गत सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो धारा 34 के जो आवश्यक तत्व हैं उनकी विवेचना करनी होती है, और ये पूछ दिया जाता है कि साथ ही साथ ये बताएं कि सामान्य उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 149 एवं धारा 34 सामान्य आशय में क्या अंतर है। तो आपको धारा 34 और 149 में अंतर को भी पूछ दिया जाता है। तो धारा 149 को पढ़ने के बाद हम समझेंगे क्या अंतर हो सकते हैं, और धारा 34 के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बिहार एपीओ या जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें कि धारा 34 जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कोई भी आपराधिक कार्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, ऐसा कार्य जो है सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, व्यक्तियों के बीच निर्धारित योजना के अंतर्गत कार्य हो, और सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार सम्मिलित हों, सभी की शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। तो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से लिख सकते हैं कि सामान्य आशय के अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य जो हैं धारा 34 के अंतर्गत
इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं भी। इससे भी कोई भी आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो और ऐसा कार्य जिसमें सामान्य आशय को अक्सर करने में सभी व्यक्तियों का आशय हो और व्यक्तियों के बीच निर्धारित योजना के अंतर्गत कार्य किया गया हो और सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित हों, तो सभी की शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि सामान्य आशय के अक्सर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट केसला है उनको भी साइड कर दें, जैसे कि पोस्ट मास्टर हत्या मामला से संबंधित जो केसला है वरिंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट का मामला था, और जिस महबूब साहब बनाम सम्राट को जो मामला है इसको सिंधु नदी बात के नाम से भी जाना जाता है और नरकुल से संबंधित बात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो केसला है इनको भी आप साइड कर दें तो आपका मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 35 है, कार्य इस कारण आपराधिक है, कि आपराधिक आशय अज्ञान से किया गया है। धारा 39 है स्वेच्छा वॉलंटरी को बताती है और धारा 41 विशेष विधि स्पेशल लॉ के बारे में बताती है, किसी विशिष्ट विषय को ही लागू होती है। धारा 42 जो स्थानीय विधि लोकल लॉज को बताती है कि भारत के किसी भी विशिष्ट भाग या स्थान पर लागू होती है। और धारा 43 अवैध को बताती है, इलीगल। धारा 44 में क्षति इंजरी दी गई है, तो इसके जो आवश्यक तथ्य हैं, क्षति जो है क्षति को अपहानि भी कहा जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि अपहानि में 4 शब्द दिए गए हैं। तो अपहानि के 4 तरीके भी होते हैं। तो पहला है कि शरीर की अपहानि, मन की और ख्याति की और संपत्ति की। तो अवैध रूप से क्षति कारित हो तो कहा जाएगा कि वो क्षति हुई है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 45 जीवन के बारे में बताती है, मानव प्राणी के जीवन का घोतक है। और मृत्यु जो है मानव प्राणी की मृत्यु का घोतक है। और जो 47 है जीव जंतु के बारे में बताइए, मानव प्राणी से भिन्न जीवधारी का घोतक है। धारा 51 शपथ के बारे में बताती है, प्रतीक ज्ञान एवं घोषणा जो न्यायालय या लोक सेवक के समझ की जाए, विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ के अंतर्गत आती है। धारा 52 सद्भावना पूर्वक को बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, क्योंकि पूरी आईपीसी में सबसे ज्यादा जो शब्द प्रयोग हुआ है उस सद्भावना पूर्वक ही सबसे ज्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सम्यक सतर्कता से किया गया कार्य ध्यान एवं विश्वास के साथ किया गया हो, कार्य की प्रकृति परिणाम एवं महत्व के संबंध में जानता हो, तो सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य कहा जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है 52A है संशय, हार्वर्ड को बताती है। इसकी परिभाषा देती है कि किसी भी व्यक्ति को आश्रय, भोजन या पेय, धन, वस्त्र आदि देना, आयुध, गोला बारूद ले जाने का साधन देना, पकड़े जाने से बचाना या छिपाना संशय कहलाता है। इसके जो अपवाद हैं, पति तथा पत्नी द्वारा दिए गए संशय अपराध नहीं है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 212 में बताया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में इसकी रिलीफ के बारे में बताया गया है। तो अपराध होने के बाद जो सहायता की जाती है, यानी जब भी कोई व्यक्ति अपराध कर देता है उसके बाद जो सहायता दी जाती है वो संशय हार्वर कहलाती है। और अपराध होने के पूर्व जो सहायता दी जाती है, यानी व्यक्ति अपराध करने वाला है और उससे पहले जो उसको सहायता पहुंचाता है तो वो दुष्प्रेरण अवेटमेंट कहलाता है। और जो अपराध होने के बाद सहायता दी जाती है उसको संशय कहते हैं। तो इसमें आप डिफरेंस कर लें अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट चैप्टर आपका 3 है दंडों के विषय में, जो कि धारा 53 से 75 तक में विस्तारित है। धारा 53 दंड के विषय में बताती है कि कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स धारा 53 से भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनता है। जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में कितने प्रकार के दंड के बारे में बताया गया है। तो आपका जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो बनता है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड के 6 प्रकार दिए गए थे। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास और जो तीसरा था आजीवन निर्वासन, उसको हटा दिया गया है, जिसको देश निकाला कहा जाता था। और जो चौथा था आपका कारावास कठिन और सादा, और जो 5वां संपत्ति का संपहरण और छठा जुर्माना था। तो जो आजीवन निर्वासन है उसको हटा दिया गया था है। तो जो धारा 53 में अब जो है 5 प्रकार के ही दंडों के बारे में बताया गया है। तो जो आप आईपीसी है इसके अंतर्गत जो दंड है वो 5 प्रकार के दिए जा सकते हैं, जो कि धारा 53 में विस्तारित किए गए हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास जो कि कठिन या सादा हो सकेगा, और चौथा संपत्ति का संपहरण, फॉरफीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी, और जो 5वां है जुर्माना, फाइन। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है 55 है समुचित सरकार को बताती है। इसकी परिभाषा देती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार दोनों अभिप्रेत हैं।
तो भारतीय दंड संहिता की धारा 54 और 55 की जो शक्ति है वो समुचित सरकार के अधीन है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 54 जो मृत्यु दंडादेशों का लघुकरण समुचित सरकार के अंतर्गत सिर्फ केंद्रीय सरकार के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 72 है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो जो मृत्यु की दंडादेश के संबंध में लघुकरण की शक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के द्वारा भी, जिससे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है 416 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो 416 में यदि कोई भी गर्भवती स्त्री है जिसको कि मृत्युदंड दिया गया है तो हाईकोर्ट उसको आजीवन कारावास में भी परिवर्तित कर सकती है। और भारतीय दंड संहिता की जो धारा 55 की जो शक्ति है वो समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 72 में आ जाएगी। और यदि स्टेट से है तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल की शक्ति, जो कि 161 में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियों के बारे में प्रावधान दिया गया है, उसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 57 है, दंडावधियों की भिन्न है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्री में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और कभी कभी इसमें मेंस में पूछ दिया जाता है कि जो दंडाविधियों की भिन्नों की गणना है उसको आजीवन कारावास को जो है कितने वर्ष गिना जाएगा। तो जब गणना की जाएगी तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, परंतु आजीवन कारावास जो है वो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए ही अभिप्रेत है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 73 एकांत परिरोध, और धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताती है, जिसको प्रायश्चित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रायश्चित सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि आईपीसी में प्रायश्चित सिद्धांत का वर्णन किस धारा में मिलता है, तो धारा 73 और 74 में। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एकांत कारावास सिर्फ कठोर कारावास में ही दिया जा सकता है, किसी भी दशा में 3 माह से अधिक नहीं होगा। तो कभी ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एकांत कारावास जो है कितने माह से अधिक नहीं हो सकता है, 3 माह होगा, 6 माह होगा, 4 माह होगा, 7 माह इस तरीके से दिए जाएंगे। तो 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। और 0 से 6 महीने तक के कारावास में एकांत कारावास 1 महीने का दिया जाएगा, और 6 महीने से 1 वर्ष तक के कारावास में एकांत कारावास 2 महीने का, और 1 वर्ष से अधिक पर कितनी भी सजा हो तो उसमें जो एकांत कारावास है 3 महीने से अधिक नहीं होगा। इसकी जो निष्पादन की दशा में एक बार में एकांत कारावास 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यदि दिए गए कारावास की अवधि 3 महीने से अधिक है तो एकांत कारावास 1 माह में 7 दिन से अधिक नहीं होगा। एकांत कारावास एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी यह जाता है, ये भी कहा जाता है कि जो सुधारात्मक प्रक्रिया है या दंडात्मक प्रक्रिया है। तो एकांत कारावास को लोग दंडात्मक प्रक्रिया कहते हैं, परंतु ये जो प्रक्रिया है व्यक्ति को अपने चिंतन करने पर विवश करती है, इसलिए उसको एकांत कारावास दिया जाता है कि वो एकांत में बैठकर अपने गुनाहों को समझे और अपना प्रायश्चित करे, इसलिए इसको सुधारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, दंडात्मक नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 75 पूर्व दो सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या 17 के अधीन कुछ अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताती है। जैसे कि 3 वर्ष या अधिक दंड से दंडित व्यक्ति पुनः अपराध करता है तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास से दंडित होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4 साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन। यहाँ पे जो अपराध लिखा है यहाँ पे आप अपवाद कर लें, गलती से लिख गया है। धारा 76 से 106 तक में प्रावधानित है। जो ये जनरल एक्सेप्शन चैप्टर है इसमें सभी धाराओं में दुराश्रय का अभाव पाया जाता है। तो धारा 76 है विधि द्वारा अवध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अवध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रावधान करती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो विधि द्वारा बाध्य है या अपने को विधि द्वारा बाध्य समझता है, भूल तथ्य से संबंधित होनी चाहिए, विधि से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और जो कार्य है सद्भावना पूर्वक विश्वास के साथ होना चाहिए। तो बाउंड बाय लॉ यानी विधि द्वारा अबाध व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया हो। धारा 77 कहती है कि न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी भी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वे उसे विधि द्वारा दी गई हो। तो इससे कि कोई भी न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा देते हैं तो उनको ये शक्ति दी गई धारा 77 के अंतर्गत। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 78 न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए, निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, विश्वास करता हो कि उसे वैसी अधिकारिता दी गई थी। इससे जो क्वेश्चंस बनता है प्री और मेंस में पूछा जाता है कि क्या कोई जल्लाद किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाता है तो कोई अपराध करता है, तो ये कहा जाता है कि वो कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि उसको धारा 78 के अंतर्गत अधिकारिता मिली हुई है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 79, विधि द्वारा न्यायोन्मुख, जस्टिफाइड बाय लॉ। तथ्य की भूल से अपने की विधि द्वारा न्यायोन्मुख होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। भूल तथ्य से संबंधित होनी चाहिए, विधि से नहीं। भूल सद्भावना में की गई हो, दुर्भावना से नहीं की गई हो। कर्ता कार्य करने के लिए अपने को विवश विधि द्वारा अधिकृत मानता हो। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य हो, बिना आशय या ज्ञान के किया गया हो, वैध साधनों द्वारा वैध रीति से किया गया हो, उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया हो, तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 81, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव भी है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 81 के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जानकारी को ही अपहानि होना संभाव्य है, आपराधिक आशय के बिना किया जाता हो, और अपहानि को सद्भावना पूर्वक किया गया हो, अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। बड़ी अपहानि को रोकने के लिए सद्भावना पूर्वक छोटी अपहानि की जा सकती है। इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है और रूल भी है, आवश्यकता में आत्मरक्षा का सिद्धांत। आर बनाम डडले स्टीफन का केस लॉ था, जिसको जज लॉर्ड कोलरिज ने डिसाइड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, धारा 81 से संबंधित है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, तो फ्रेंड्स धारा 82 से भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, जो कि कई बार बिहार एपीओ जुडिशरी में पूछा जा चुका है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य से हुआ अपराध किस श्रेणी में आता है। तो 7 वर्ष से जो कम आयु के शिशु का कार्य है, तो इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि किस श्रेणी में आता है। कि पहला है कि ऐसा शिशु अपराध करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा, 7 वर्ष से कम आयु का शिशु विवेक विहीन होता है। आयु के साक्ष्य का प्रमाण ही निर्दोषता का आधार होता है। आयु का साक्ष्य पर्याप्त है तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को धारा 82 के अंतर्गत किए गए आपराधिक कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का जो के द्वारा किए गए कार्य से किसी भी प्रकार का अपराध घटित होता है, तो उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो जो है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किए गए अपराध किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, उसको पूर्ण रूप से उन्मुक्ति प्राप्त है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है डोली इन कैप्सेस, अपराध करने में अच्छा माना जाता है 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को। नेक्स्ट सेक्शन है 83, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। इसके जो मुख्य अवयव हैं या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किस आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य आचरण तथा प्रकृति एवं परिणाम समझने में असमर्थ हो, ऐसी असमर्थता कार्य करते समय अस्तित्व में हो। तो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को कभी कभी कुछ परिस्थितियों में आपराधिक कार्य के लिए दोषी ठहराया भी जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में नहीं ठहराया जा सकता है। तो जिसमें नहीं ठहराया जा सकता है उसमें ये होना चाहिए कि शिशु जो 12 वर्ष से कम आयु का है वो अपरिपक्व समझ का हो, किसी भी प्रश्नों को समझने में असमर्थ हो। यदि वो प्रश्नों को समझने में असमर्थ है और पूर्ण और आश्चर्य ज्ञान के साथ में करता है तो वो दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 84, विकृत व्यक्ति का कार्य। कार्य अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, कार्य की प्रकृति ना जानता हो, ऐसी अक्षमता उसके अस्तित्व मस्तिष्क के कारण होनी चाहिए। कार्य करते समय अक्षमता अस्तित्व में हो। इम्पोर्टेंट रूल एंड केस लॉ जो है मैकनेटन का नियम है एवं मैकनेटन का बात भी है, तो धारा 84 वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस मेंस में बनता है कि मैकनेटन का नियम क्या है और मैकनेटन के बात को विस्तारित कीजिए। धारा 85, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है, तो इसको अनैच्छिक मतता के नाम से भी जाना जाता है धारा 85 को, और धारा 86 जो है स्वैच्छिक मतता के नाम से जानी जाती है। तो धारा 85 के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मतता के कारण कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ हो, दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध कार्य था इसे जानने में असमर्थ हो, जिस वस्तु ने उसे उन्मत्त किया था ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। तो इसका भी जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और जो केस लॉ है मतता का सिद्धांत
है और इससे जो केस ला है डीपीपी बनाम बीएड का वाद है। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतदाता में किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, तो इसको स्वैच्छिक मतदाता वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। धारा 86 को से नशा व्यक्ति ने स्वेच्छा से किया हो, क्षति या नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करता हो। मतदाता का बचाव नहीं मिलेगा जब वे स्वेच्छा से नशे का सेवन करता हो। इससे संबंधित जो केसला है वासुदेव बनाम पेप्सू का वाद है और इसमें भी आपका मतदाता का सिद्धांत जो है मैकडॉनल्ड का नियम लागू होगा। धारा 87 है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर हित कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो इस धारा 87 के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कार्य ज्ञान तथा आशय से ना किया गया हो, गंभीर चोट ना पहुंचाने के आशय से किया गया हो, क्षति व्यक्ति की सहमति से की गई हो, सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, सहमति स्वेच्छा से दी गई हो। धारा 88 किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कार्य उसके लाभ के लिए किया गया हो, उसकी सहमति से किया गया हो, सहमति विवक्षित या व्यक्त हो, सद्भावनापूर्वक किया गया हो, मृत्यु कारित करने के आशय से ना किया गया हो, अपहानि से मृत्यु होनी संभाव्य हो। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 89, संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के या पागल व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो, सद्भावनापूर्वक किया गया हो, अभिभावक द्वारा सहमति दी गई हो। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो धारा 90 से भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति को परिभाषित कीजिए। तो आप मेंस में लिख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में सम्मति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि सम्मति जो है अपहानि के भय से दी गई हो और तथ्य के भ्रम के कारण दी गई हो, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा दी गई हो, विकृत व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, मत व्यक्ति के द्वारा दी गई हो, ऐसी सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा, ये बताया गया है। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। तो कार्य कारित अपहानि के बिना स्वयं अपराध हो, सहमति के आधार पर बचाव नहीं कर सकता है, कार्य विधि द्वारा निषिद्ध किया गया हो। धारा 92 जो है सम्मति के बिना किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, कार्य किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, सद्भावनापूर्वक किया गया हो और सम्मति के बिना उसे बचाने के लिए किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि सम्मति लेना और देना संभव ना हो। संरक्षक द्वारा सम्मति ली जा सकती है। तो धारा 93 है सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना, व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक सूचित किया गया हो, संसूचना उसके फायदे के लिए हो। धारा 94 है वे कार्य जिसको करने के लिए कोई भी व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, तो कार्य स्वेच्छा से न किया गया हो, कार्य धमकी से विवश होकर किया गया हो, मृत्यु का भय दिया गया हो, कर्ता के पास उस कार्य करने के अलावा कोई विकल्प ना हो। तो धारा 94 के ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इससे मेंस का भी क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 95, तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी एग्जाम में चाहे वो एपीओ का जुडिशरी का हो, किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम हो, सभी में पूछा ही जाता है। और इसकी जो मैक्सिम है ये तो आती ही आती है, डीम इनमें नॉन कोरेट लेक्स यानी विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। तो युक्ति संगत व्यक्ति शिकायत ना करे, कार्य तुच्छ प्रकृति का हो, क्षति की प्रकृति सामान्य हो, तो तुच्छ हानि कारित करने वाले कार्य धारा 95 के अंतर्गत जो है विधि इस पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो नोट्स हमने बनाए हैं एकदम शॉर्ट में है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही हेल्पफुल है और इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनसे आप चाहें तो मेंस को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो धारा 96 जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें हैं, कार्य अपनी व्यक्तिगत रक्षा के लिए किया गया हो, समाज या लोक सेवक की सहायता प्राप्त न हो सकती हो, अपने शरीर तथा संपत्ति पर किए गए आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हो। धारा 97 है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध स्वयं की हो, समाज की सहायता प्राप्त न हो सकती हो, अपने या अन्य की शरीर तथा संपत्ति पर किए गए आक्रमण के विरुद्ध हो, चोरी लूट रिष्ट या आपराधिक अत्याचार के मामलों में अपनी या अन्य व्यक्ति की शरीर या संपत्ति की रक्षा करें। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हों,
कार्य समझ की परिपक्वता के अभाव में हो, विकृत व्यक्ति के द्वारा किए जाने पर बचाव का अधिकार हो, मन स्थिति के अभाव में किया गया हो, अवैध कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, कार्य लोक सेवक द्वारा किया गया हो, सद्भावना पूर्वक किया गया हो, पदाभास के अंतर्गत किया गया हो, मृत्यु या घोर उपाय की आशंका ना हो। नेक्स्ट सेक्शन आपका 100 है, वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। इससे मेंस में क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो क्वेश्चंस को आप एक बार देख लें कि शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार को, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार को समझाइए और उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें यह अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है। तो जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब प्राप्त हो जाता है, तो निम्न 7 परिस्थितियां दी गई हैं। पहले 6 थी, 7वीं एक बढ़ा दी गई 2013 के संशोधन के द्वारा। तो आप इनको शॉर्ट में देख लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार तब प्राप्त हो जाता है जब हमला से मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो गई हो, हमला से घोर उपहत्या की आशंका उत्पन्न हो गई हो, हमला बलात्कार के आशय से किया गया हो, हमला प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा से किया गया हो, हमला बेअपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हो, हमला जिसका परिणाम सदोष परिरोध हो, हमला तेजाब फेंकने या सेवन कराने के आशय से संबंधित हो। तो जो तेजाब फेंकने या सेवन कराने से संबंधित है ये 2013 में, जो कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 है, जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है, उसमें ये जोड़ा गया है। 7वां जो फैक्ट है आपका, तो संक्षेप में आप याद करने के लिए, पहला कि मृत्यु की आशंका, घोर उपहत्या की आशंका, बलात्कार के संबंध में, बेअपहरण या अपहरण के संबंध में, अप्राकृतिक काम तृष्णा, सदोष परिरोध, एसिड अटैक, इन 7 परिस्थितियों में यदि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपनी शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार में व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 101, कब ऐसे अधिकार का प्रयोग का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। हमलावर की मृत्यु के अलावा कोई अपहानि सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, अपहानि सीमाओं के अध्याधीन हो। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 102, धारा 102, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और उसका बने रहना। तो शरीर के खतरे की आशंका उत्पन्न होने पर, अपराध करने के प्रयत्न या धमकी पर भय समाप्त न होने तक बना रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 103, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। तब जब आप संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। इससे जो मेंस में आपका क्वेश्चंस बनता है उसको आप नोट कर लें कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अधिकार का विस्तार किन परिस्थितियों में होता है उसका वर्णन करें। तो इसमें भी कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, जैसे कि शरीर की सुरक्षा के संबंध में आपको 7 परिस्थितियां दी गई थी, उसमें आपको किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार हो जाता है। तो धारा 103 में भी कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। तो ये जो आपको दी गई हैं 5 प्रकार की परिस्थितियां दी गई, इनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। पहला है कि लूट रॉबरी का अपराध के संबंध में हो, रात्रि गृह भेदन के संबंध में हो, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी रिष्टि या अत्याचार से आशंका मृत्यु या घोर उपहत्या की हो, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि का कार्य करने में हुई हो। तो इस संबंध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 104, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। धारा 99 में दिए गए निबंधनों के अधीन दोषकर्ता के मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है। धारा 105 है संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंचने से बाहर ना हो जाने, लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त न कर लेने तक, संपत्ति वापस प्राप्त कर लेने तक, लूट में मृत्यु घोर उपाय सदोष अवरोध की आशंका बने रहने तक, अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध कार्य करने तक, गृह भेदन में गृह भेदन शुरू तथा अंत तक बना रहता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका ना हो, परिसीमा से अधिक ना हो। धारा 106 जो है निर्दोष व्यक्ति
को अफानी होने के जोखिम के बारे में प्रावधान करती है। तो जो परिसीमा है उसकी दी गई, इसके लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। ये भी सेक्शंस आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 5 दुष्प्रेरण के विषय में, 107 से 120 तक में विस्तारित है। ये भी चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण, इससे भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस को देख लें, हो सके तो नोट कर लें कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 107 है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार से दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो धारा 107 के अंतर्गत 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया जा सकता है। पहला है कि उकसाकर, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा, तीसरा साथ से सहायता करके, यानी कि अबेटमेंट करके और कॉन्स्पिरेसी से और एड सहायता दे करके। तो जो 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया जा सकता है भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 108 दुष्प्रेरक, अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से कार्य को करना, विधि अनुसार असमर्थ व्यक्ति द्वारा अपराध करना। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 108, ये है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, भारत के बाहर या परे अपराध का भारत में किए जाने पर अपराध होना। नेक्स्ट धारा है 109 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो दुष्प्रेरण के अनुसरण में दुष्प्रेरित कार्य किया गया हो, संहिता में दंड का कोई भी अभिव्यक्त उपबंध न हो। धारा 110 है दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। तो धारा जो 110 है वो डिफरेंट वर्क के बारे में बताती है, यानी किसी कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया है और जो जिसको दुष्प्रेरित किया गया है वो उससे भिन्न कार्य करता है, उसके बारे में प्रावधान करती है। तो किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो, दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य किया हो। नेक्स्ट सेक्शन है 114, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति बताती है, यानी किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया और स्वयं जहाँ पे अपराध घटित हो रहा था और स्वयं वहाँ पे पहुँच जाता है, तो ये कहा जाता है कि दुष्प्रेरक की उपस्थिति। तो धारा 114 भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जो एलिमेंट्स हैं कि कार्य की प्रकृति निश्चित रूप से अपराध गठित करे, कार्य या अपराध किया गया हो, ये घटना स्थल पर उपस्थित हो, यानी दुष्प्रेरक जो है घटना स्थल पर उपस्थित हो, अन्य व्यक्ति भले ही वास्तविक अपराध करे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 115, मृत्यु या जीवन कारावास दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध नहीं किया जाता है, यदि हानि कारित करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 116, कारावास दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए तो उसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर आपका 5A है, जो कि आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। तो इससे संबंधित सिर्फ 2 ही धारा दी गई, 120A 120B। 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और 120B में उसके दंड दिया गया है। तो इसका जो मेंस में क्वेश्चन बन जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कीजिए और उसके लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में दी गई है और उसके लिए दंड 120 में प्रावधानित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा इस प्रकार है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता, जो कि अवैध कार्य करने के लिए या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए करना या करवाना, साबित हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि वो आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। और इसके लिए जो दंड है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के लिए या उसी दंड से, जो कि 2 वर्ष से कम दंडनीय अपराध के लिए तो 6 माह या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो परिस्थितियां अलग अलग होने पर दंड का प्रावधान किया गया है।